बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनानी जा रही है और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं जनाब हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, हम गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये जो गोलियां और बम हैं, इससे बड़ा भी पाकिस्तान में एक इशू है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, और वो इशू है मौसमियाती तब्दीली। ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये दहशत गर्दी से भी बड़ा मसला क्यों है? कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो कि हम आवाम के सामने नहीं लाते। इसका ज़िम्मेदार मीडिया है, क्योंकि मीडिया जो है वो सियासतदानों की जो आपस की मुहाज़राई है उसमें उलझा रहता है। तो आज मैं उसी मुहाज़राई में छलांग लगाने से पहले आपको चंद सेकंड में जल्दी जल्दी ये बताना चाहता हूँ कि कराची शहर जो है ये 2060 जबकि बदीन और ठट्ठा 2050 तक समुंदर में डूबने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह इंडस डेल्टा और पाकिस्तान की साली पट्टियों में समुद्री सतह का बढ़ना है और ये सिंध के लिए एक क़यामत होगी। बदीन और ठट्ठा के साहली इलाके पहले ही समुद्री सतह बढ़ने से ज़ेरे-आब आ चुके हैं। समुद्री सतह बढ़ने से बलोचिस्तान के शहर गवादर को भी समुद्री तूफान का खतरा है, जहाँ चीन एक बहुत बड़ी बंदरगाह बनाने का मनसूबा बना रहा है और आने वाले वक्त में कराची के दर्जा हरारत में 3 डिग्री जबकि शुमाली इलाकों में 5 डिग्री इजाफा होगा। और खतरात के पेश नज़र सेनेट की एक कमेटी ने मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसिल में उठाने की तजवीज़ दी है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि कराची, बदीन और ठट्ठा 2060 तक समुंदर बुर्द होने वाले हैं, लेकिन 2050 तक आधे से ज़्यादा कराची जो है उसके समुंदर बुर्द होने का ख़तरा है। और अगर कराची जो है वो समुंदर बुर्द हो गया तो उसका मतलब है कि मज़ार कायद समेत बहुत कुछ समुंदर बुर्द हो जाएगा। तो वो जो हम कहते हैं कि हमने भारत के ख़िलाफ़ 10 जंगें भी लड़नी हैं और हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और जुनैद अकबर साहब कहते हैं हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, तो आप गोलियां भी खाएं, इंडिया के साथ जंगें भी लड़ें, लेकिन अगर कराची, ठट्ठा और बदीन समुंदर के नीचे चले गए तो फिर आप क्या करेंगे? तो गुफ्तगू करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तो तलाल चौधरी साहब, क्या थोड़ा सा तबसरा करेंगे? ये मैंने आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने आज ये मौसमियाती तब्दीली से अपनी बात क्यों शुरू किया है। उसकी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको इनागोरेट करना था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी नहीं पहुँचे। वहाँ पे शिरकत करनी थी मरीम नवाज़ साहबा ने, वो भी नहीं पहुँची। वहाँ शिरकत करनी थी सरफराज बुख्ती साहब ने, वो भी नहीं पहुँचे। और चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सदर साहब के साथ चाइना गए हुए हैं। तो एक एहसन इकबाल साहब थे वो आए, और एक अली मीन गंडापुर साहब थे वो आए, और वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक के और यूनिसेफ के लोग थे उनको मैंने ये कहते सुना कि यार आप पाकिस्तानी जो हैं वो ये मौसमियाती तब्दीली को कोई मसला ही नहीं समझते। मीर साहब, जो आपने कहा है ये वाकई ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है, और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं पाकिस्तान तो उस पर अमल कर भी रहा है और करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम मुतासर हो रहे हैं पूरी दुनिया के इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जितना हमारी इकॉनमी है और आए दिन जो नुकसान हमारा होता है वो हमारी इकॉनमी के लिए तो बहुत बड़ा धचका लगता है। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और पहले भी हमारे आपने देखा कि बहुत जो सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया और उसमें बहुत सारी दुनिया ने कमिटमेंट्स की, और फिर उसके बाद वो भी पूरी ऑनर नहीं हुई। लेकिन बाकी रही हमारी, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा बिलावल साहब ने जब 26वीं तरमीम हुई है, इस बात को तो अब आइन और एक हिस्सा बना दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आप सही कहते हैं, हमें अपने लेवल पे और अपने आम जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि ये कितना बड़ा मसला है, ताकि हम एज ए पूरी नेशन जो है इसमें रोल प्ले कर सके। बाकी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इससे गाफिल नहीं है कि ये जो चैलेंज आने वाले वक्त में पाकिस्तान जैसे मुल्क को दरपेश होगा। अच्छा बप्पी साहब, क्या ये पॉसिबल है कि अपनी तमाम तर सियासी लड़ाइयों के बावजूद शहबाज शरीफ साहब, तहरीक इंसाफ के दोस्त और पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले सारे जो हैं, ये इस इशू पे नेशनल असम्बली में और सेनेट में एक डिबेट करें और इस पर कोई एक नेशनल पॉलिसी बनाएं कि हमने ये जो सैलाब बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कराची जो है वो डूबने वाला है, समुंदर में जाने वाला है, तो इसको रोकने के लिए हमारी कोई नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो अफसोस है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर आई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब यकीनन इतने मसरूफ़ थे कि उसमें जा नहीं सके। अब जब फॉरेन डेलीगेट ग्लोबल हेड फॉर क्लाइमेट चेंज, सो अब जब इतने सीनियर किस्म के डेलीगेट्स आए हों और वो आपको आके बावर करा रहे हो कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर है, और हम पिछले हमारी गवर्नमेंट में भी इमरान खान साहब भी और अब ये शहबाज शरीफ साहब भी, इन्होंने पूरी दुनिया में जाके हमने बावर कराया कि आपकी इन गफलत की वजह से हमारी इकॉनमीज तबाह हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे दरियाओं में पानी को नहीं, हमारी बारिशें नहीं हो रही और मौसम के डिग्रीज टेम्परेचर। लेकिन जब हम उसकी नॉन सीरियसनेस दिखाते हैं तो लोग फिर हमें कैसे असेस करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आम से छोटे से बच्चे से पूछ लें क्या सर्दियों में बारिशें हुई हैं, तो वो कहेगा 3 महीने से बारिशें हुई। इम्पैक्ट क्या आएगा? आपके ग्लेशियर्स नहीं होंगे, आपकी बारिशें, पानी नहीं आएगा। होने क्या लगा है कि इस साल किसान ने, पिछली साल क्योंकि गंदम नहीं परचेज़ की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने गंदम लेने से इनकार कर दिया किसानों की, तो इस साल 30% गंदम की काश्त कम हुई है। बारिशें ना होने की वजह से 20% आपकी काश्त और कम हो गई। आपकी जो एग्रीगेट एवरेज यील्ड आनी थी वो गंदम की औसत कम होगी। सो 50% इससे डेफिसिट आ रहा है गंदम की जो आपकी काश्त है, वो जो पिछले साल की निस्बत। लेकिन अब तो यकीनन रेट बढ़ना चाहिए था ऑब्वियसली गंदम का, मैं तो डिमांड ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे पास पिछले साल की यूक्रेन की गंदम अभी तक जो करप्शन की नज़र हुई थी उसके तकरीबन 18 लाख टन के ज़खायर पाकिस्तान में पड़े। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले 2 साल के ज़खायर अपने पास मेंटेन की जो कि 20 लाख टन, 38 लाख टन गवर्नमेंट के पास ज़खायर पड़े। सो 50% कम होने के बावजूद जब ये किसान अपनी बेचने के लिए आएगा तो उसको 2300 रुपये मन से ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा। ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे, कि आपका 70% जो किसान है जो कि पंजाब में बैठा है वो अपनी फसल का रेट ही नहीं ले सकेगा। ये चीनी क्यों महंगी हो रही है? अब अगली चीज़ आगे, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैंने उसमें मिनिस्टर साहब को बुलाया था जो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के हैं, और सेक्रेटरी साहब को बुलाया और उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि चीनी की कीमत पिछले साल 102 रुपये किलो थी, आज 180 रुपये किलो पे जा चुकी है, और उसकी वजह सिंपल है, 180 रुपये किलो। और मैंने पूछा उसकी सिंपल वजह है कि आप इस वक्त आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है। तो मैंने पूछा ये एक्सपोर्ट की इजाज़त की आपके पास रैशनल क्या है? और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान में टोटल शुगर मिले उनकी मलकियत की आप ओनरशिप स्ट्रक्चर बताएं। वो जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन मैंने अपना डाटा आपके साथ शेयर किया। तो पाकिस्तान में इस वक्त 20 ऐसी शुगर मिले हैं जो 60% पूरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री कंट्रोल करती हैं, और उन 20% के घरों के पीछे टिल 10 घराने हैं जो कि पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को मेंटेन करते हैं। उनका प्रेशर शुगर बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ कर दिए, पाकिस्तान से चीनी बाहर जा रही है और मुसलसल 5-7 रुपये किलो। अब रमज़ान आने वाला है, अब जब यही चीनी 200 रुपये किलो जो कि डिमांड बढ़ जाएगी 200 रुपये किलो, तो कौन यहाँ पे वली वारिस होगा? अच्छा, लेकिन सीरियस है कि ना मिनिस्टर साहब आए, ना सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, और ना हमें नाम बताया कि वो शुगर मिलों वाले मालिक आखिर हैं कौन, जिनका प्रेशर नाम तो आपको पता ही है सारी, तो बताएं पब्लिक क्यों। अच्छा, लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये बहुत से लोग कहते हैं जी कि महंगाई जो है उसमें बड़ी कमी हुई है, लेकिन अगर पिछले साल चीनी जो है वो 102 रुपये किलो थी और आज 180 रुपये किलो है, और रमज़ान भी आने वाला है, इसमें मज़ीद इजाफे का ख़तरा है, तो ये कैसे आप साबित करेंगे कि महंगाई में कमी हुई है? देखिए मीर साहब, एक तो महंगाई जो है वो सिर्फ उसमें चीनी नहीं, उसमें कुछ 30-35 आइटम्स होती हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, और उसमें आपके किराया से लेके, उसमें आपकी फ्यूल प्राइस से लेके, उसमें दाल, उसमें चीनी, उसमें आटा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो डाटा है ये मुख्तलिफ़ जगह से पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है कि महंगाई की कमी हुई है या नहीं हुई। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया मान रही है कि महंगाई में कमी हुई है। और बाकी रही चीनी की बात, तो 180 रुपये नहीं है। जो बाहर भेजने का स्कैंडल था वो हुआ था पीटीआई के दौर में, और किस तरह हुआ था, किस तरह उसके सारी दुनिया को पता है। इस दफ़ा जिस तरह ये इजाज़त दी गई है उसमें इस बात में ये शर्त रखी गई थी कि किसी किस्म की चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, नहीं तो ये क्योंकि जितने ज़खायर और जितनी चीज़ें पड़ी थी, देखिए आपको ज़र मुबादला भी चाहिए, आप बाहर चीज़ भेजते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है और अगर ये एक्स्ट्रा नहीं बेचेंगे तो जो किसान हमारे हैं उन तक पेमेंट्स जो हैं या बाकी सारा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। रही बात, आप देखिए कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह आपने मेरे पीटीआई के भाई को देखा है कि आपने क्लाइमेट चेंज पे सवाल पूछा, उन्होंने ला के चीनी पे खड़ा कर दिया है। और ये इनको ये भी बता दें कि महंगाई का इन्होंने बड़ा अच्छा किया, जिक्र किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि महंगाई का जिक्र किया है। आज ये अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, और इसी तरह इस पॉलिसीज़ को।
और ये अब पाकिस्तान इस वक्त पिछले ये तकरीबन 4% से नीचे आ चुकी है और इसका सब में फ़ायदा है। आए इस पे मिल के काम करते हैं ना। आइए रोज़ की लड़ाइयों की बजाय कभी आपका वो क्या ज़बरदस्त होता कि आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें आप ये भी एक शर्त होती कि चीनी, आटा और चावल सस्ता होना चाहिए आम आदमी के लिए। ये आए ये जो इकॉनमी है ये इस पे मिसाके मईशत पे आए इस पे बैठ जाते हैं, बाकियों पे इख्तलाफ होगा। आए ये क्लाइमेट चेंज पे बैठते हैं, आइए ये आपका दहशतगर्दी की जंग है, आए इस पे बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास दो ही इनकी वो हैं शर्तें, मैं और माफ़ी NRO बस। ओ भाई इससे जेन से निकालें। आए पाकिस्तानी, आपकी भी हुकूमत है एक सूबे में, ये क्लाइमेट चेंज हो, महंगाई हो, आपकी हमारी मईशत हो, दहशतगर्दी हो, आए इस पे बात करें, क्यों नहीं करते, इनसे पूछें। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि ये सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मौसमियाती तब्दीली है, महंगाई है, दहशतगर्दी है, इस पे आप मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है अभी फ़िलहाल आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सिर्फ ख़ाती लिखेंगे, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया तलाल साहब ने। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जुनैद अकबर खान साहब जो हैं उन्होंने एक दावा किया है, ज़रा सुने जी वो क्या कह रहे हैं। क्या जिसमें लोगों की ज़मीन खरीदी जाती है, यकीन करे 26 आईनी तरमीम में 75 करोड़ रुपए मुझे अफर नहीं हुई, लाजिस में लाके आके लोग आगे इसलिए ले ले अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को हम किस तरह मारे, इस आईन को हम किस तरह मारे। क्या कहा जी जुनैद अकबर खान है कि 26वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की ऑफर नहीं हुई, बल्कि पार्लियामेंट लॉजिस में वो लेके आ गए थे। मीर साहब मैं कर्ज करूँ सर, ये अगर इसका सबूत ना आया तो पीका ऑर्डिनेंस है, तो ये तो पीका ऑर्डिनेंस लग जाएगा। अच्छा मीर साहब, चॉइस साहब ने कहा ना मेरे पीटीए वाले भाई, वो मेरा नाम भूल गए, चले मैं तो नहीं कहूंगा, मेरे नून लीग वाले भाई तलाल चॉइस साहब ने जो मैंने फैक्ट्स आपको भाई ऑन साहब मैं आपको मैंने कहा आपके लिए पीटीआई अगर नहीं लेना चाहिए तो मैं ऑन कह लिया करूंगा। नहीं आपकी मेहरबानी, बट द पॉइंट इज कि चॉइस साहब के जो मैंने फिगर्स दिए, अगर उनमें से किसी को डिफाई कर दें कि कीमतों में मैंने गलत बात की हो या गंदम के हवाले से, मेरा 180 रुपए किलो नहीं, तो रेट बता देना फिर आज क्या किलो। मैं तो अभी चेक करके आया बैठा हूँ ना, मैं पहले वेरीफाई मैंने बिल्कुल 180 रुपए किलो ये आज भी 145 से 155 के दरमियान 177 रुपए 50 के क्लियर, मैं अभी चेक करके आया बैठा हूं। 177 रुपए 50 पैसे पूरा रेट है। अगर कहते हो मैं राउंड में 180 रुपए करके आ गया जी। अच्छा, अब द पॉइंट है, अब जो मैं तो कह रहा हूँ ये अहमद मीर साहब का कैमरा भेजे, ये मेरे गांव भी भेजे और अपने शहर भी भेजे, अभी पता चल जाता है। इस्लामाबाद में चेक कर लेते हैं। सो पॉइंट, अब मैं जुनैद वाली बात बता, जो जुनैद तक मेरी बात की बड़ी रियलिटी, इस्लामाबाद नहीं है पाकिस्तान। हकीकत ये है कि जिस किस्म का इन्होंने उस वक्त घंचाल मचाया हुआ था, जिन लोगों को, हमारे लोगों को तोड़ के ले गए, ऑब्वियसली उनके साथ जो भी मामलात होंगे, पेमेंट्स किए होंगे, जो लोग इनके साथ कहीं कांटेक्ट कर रहे थे, 50 करोड़ तो मजाक में कहते थे कि 50 करोड़ ले लो, और ये अननोन नंबर से कॉलें हर एमएनए को आ रही थी, 50 करोड़ ले लो और उसके बाद आके वोट डालो। अब इस तरह का जो सिस्टम काम कर रहा है, जुनैद साहब कह रहे हैं वो 75 करोड़ लेके आ गए पार्लियामेंट लॉजिस में। मैं तो एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ ना, जिस जुनैद अकबर को तो ऑब्वियसली एक लेवल होगा, ऑब्वियसली किसी ने अप्रोच किया होगा, किसी बात की होगी। आम एमएनए जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक अननोन नंबर से भी कॉल आती कि 50 करोड़ ले लो, और जिस तरीके से लोगों को ला के वहां पे डाला गया, ये तो शुक्र है मौलाना साहब ने उस दिन बहुत सारे लोगों की जान बचा दी और सामने नहीं आ सके, अदरवाइज तो और पता नहीं कितने लोगों को एक्सपोज करना था। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये जस्टिफाई करता है आज अपनी मर्जी के आपने एडिशनल जजेस लाहौर के 19 या 18 लगा दिए, आपने पहले बलोचिस्तान के लगा दिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा, अब ये सारे लोकल लोग कौन है? इन लोगों का कोई प्रोफाइल नहीं, इनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ऐसे सिस्टम से ताल्लुक है जो कहीं ना कहीं ये नवाज़शात में आते थे। अब होगा क्या, 10-20 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज लगेंगे, ये मेरी और आपकी तकदीर के फैसले करेंगे। इन लोगों का कोई पीछे कोर्ट के ताल्लुक, कानून से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जज बन गए बिकॉज 26वीं आईनी तरमीम इस सिस्टम ने अप्रूव ऐसे करा ली। आपके दौरे हुकूमत में भी क्या इसी तरह नहीं जज लगते थे? इस तरह 18 जज, और इनसे यकीन करें हमारे 2 बंदे बैठे हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब और एक अली जफर साहब, 9 लोग उनके अगेंस्ट, जो 9 लोग कहते हैं वही, हमारी रिकमेंडेशन पे एक जज नहीं लगा, हमने कोई अपनी मर्जी का बंधन नहीं। जो एक लिस्ट आपके पास आ रही है, आप लिस्टें उठा के देख लें, या तो किसी पार्टी के हैं या फिर किसी और पार्टी के, बस 2 ही जगह से होंगे, और उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं, उनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब ये इनमें से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, उस वक्त बैठ के क्या डिसाइड करेंगे, उस किस अहलियत पर लगाया गया था, कौन सी तरमीम थी जिसके नतीजे
नतीजे में इनको यहाँ पे हायर करके, ये वो शर्मनाक थिंग है जो आज से 10-20 साल बाद हमारी कौम याद करेगी कि एक ऐसा मकरूह दिन आया था जिसने ये तरमीम पास कराएगी जिसके नतीजे में ये लोग आके हमारी तकदीर के फैसले लेंगे। ये पथेटिक है। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, और मैं अपनी कौम के लिए भी, मुझे अजीब सी तकलीफ है इसके लिए। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ले आए हैं ओन अब्बास साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो जुनेद साहब ने कहा कि उन्हें 75 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल उन्होंने गैर मुनासिब बात की है। एक तो जुनेद साहब को कोई ऑफर ही ना करता, उन्हें पता है कई लोग बिल्कुल कि वो ऐसे सियासी कारकुन हैं। और बाकी रही बात 75 में इनकी पार्टी के 10-15 लोग मिल सकते हैं क्या? मेरा मतलब एक को 75 देना है, तो ये कीमत छोड़ दें, कीमत ऐसी है कोई नहीं और कीमत लगी भी नहीं है। लोग इनके अंदर से तंग हैं, इनके अंदर सियासी फैसला साजी की कमी है, सियासी टीम बिल्कुल साइड पे है, हर कोई मायूस है। आप ये देख लें, जितने लोग भी सियासी लोग इनके साथ आगे आए हैं वो आज कहीं नज़र नहीं आते। तो अगर ये सियासी फैसले नहीं करेंगे तो लोग इधर उधर वोट अपनी मर्जी से देंगे या जाएंगे कहीं ना कहीं। और इन्हें चाहिए अपने अंदर एक सियासी रवैया और सियासी पार्टी का एक जो डिसिप्लिन है वो रखें, ना कि डिक्टेटरशिप हो कि अलीमा बाजी कहें तो ये कर दें, बुशरा बाजी कहें तो ये कर दें, और उसके बाद अपने अपने ग्रुप हो। तो ये बात उन्होंने सदर बनने पर अपनी मशहूरी के लिए तो की होगी जुनेद साहब ने, लेकिन 75 क्या वो 75 रुपए भी साबित नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये जो अभी पहले चीनी वाली बात हो रही थी, तो आपने कहा है 155 रुपये किलो मिल रही है, और जो ओन अब्बास साहब हैं वो कह रहे हैं 177 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो मिल रही है। तो आप फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 155 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। अगर मिल रही है तो क्या ये भी जो है वो महंगी नहीं है पिछले साल की निस्बत? देखिए, मैंने आपको कहा 145 से 155। देखिए, एक तो मुनहसल कौम हमें देखे ना, अब दूध तो एक्सपोर्ट नहीं होता ना, केला तो एक्सपोर्ट नहीं उस तरह होता, या ये फ्रूट हैं या आपकी बाकी चीज़ें हैं। जैसे ही आपका माह रमज़ान आता है, एक अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी कौम की तरबियत नहीं कर सके और वो यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल सिर्फ आप एक चीनी को लेकर महंगाई को डिटरमिन नहीं कर सकते। आप आटा भी तो देखें ना, पिछले 2-2.5 साल में रोटी किस तरह 24 रुपए से 14 रुपए की हुई है। इस बात पे इसी तरह ही आप बाकी चीजों की कीमत। अच्छा, एक मिनट, तो मेरा ख्याल है कि तलाल साहब एक मिनट, ये बड़ी अहम बात है। रोटी जो है वो 24 रुपए से 14 रुपए की हो गई है, ये बड़ी बात नहीं है? अच्छा मीर साहब, अगर रोटी 24 से 14 हुई है, वैसे हुई नहीं है। आपको इसके नतीजे में जो नुकसान वो अंदाज़ा है, वो 70% किसान जो 5,000 रुपये मन अपनी गंदम बेचता था आज 2,200 रुपये बेच रहा है। हमारे जो पास जो ठेकों के रेट थे वो 2 लाख रुपए जो एकड़ होता था 1 साल का, आज 1 लाख रुपए हमारी ज़मीन लेने को तैयार कोई नहीं है। जो 70% किसान बर्बाद हो गया, आपने उसको आपकी तकलीफ नज़र नहीं आ रही। और रोटी आपने 24 से 14 कर दी, उसका देखिए आप लोगों को 14 रुपए की है, लेकिन लाइवलीहुड नान 25 रुपए का नहीं, वो तो बिस्किट हर चीज़ महंगी है। द पॉइंट इज आपने किस कॉस्ट के ऊपर, एक होती है कि चीज़ सस्ती होगी, लेकिन वो जो 70% किसान है नजब, हम पिछले 3 साल से हमारी हुकूमत में, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ 5,000-4,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये मन तक गंदों में से नीचे नहीं आई। किसान खुशहाल था, हमारी इकॉनमी चल रही थी, आपकी सारी इंडस्ट्री चल। आज जब 2,200 रुपये वही गंदम बिकेगी, रोटी तो सस्ती होगी पर वो किसान बैठ जाएगा। आपने जब तक अपने लोगों के रोजगार नहीं बढ़ाएंगे, आप रोटी सस्ती करके नहीं, रोटी सस्ती तो गवर्नमेंट वैसे भी देके सब्सिडी दे सकती है। लोगों की इनकम के ऊपर जो डाका मारा गया, आज हमारा जो किसान जो डाटा मकई चला वो खत्म हो चुकी है, हमारी चने की फसल खत्म हो गई, हमारी धांज खत्म हो चुकी है। फिर ये किसान अगर इतना तंग है तो फिर वो एहतजाज के लिए नजर क्यों नहीं आता? वो वही होगा जो हमारे साथ डी चौक में हुआ ना, तो अल्टीमेटली बेचारे सड़क पे क्या करें। इस पाकिस्तान में कोई एहतजाज कर सकता है? पाकिस्तान में किसी के पास कोई तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तलाल साहब। मीर साहब ओन साहब अपनी ही बात के अगेंस्ट आर्गूमेंट दे रहे हैं। अगर फिर चीनी 180 की हुई है तो फिर गन्ना महंगा होगा ना, फिर तो इन्हें चाहिए कि इन्हें कहीं और एक्सपोर्ट कर दे, हमारे के मेरे किसान को फायदा हो। एक मिनट मेरी देखिए ओन साहब, बैलेंस रखना पड़ता है। 24 करोड़ का इस मुल्क में किसान जो हैं वो 24 करोड़ नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो कंज्यूमर हैं, जो कि लेकर खरीद कर खाते हैं। और जो दो रोटियां जिसके पास ये जो रोज खरीदता है उससे पूछे कि 10 रुपए कम हो तो कितना फर्क पड़ता है। तो बात यह है, माने महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
आई है पाकिस्तान में, हमें मजीद काम की जरूरत है। आए ना बात करें, मईशत पे बात करें, आए दहशतगर्दी आप कह रहे हैं, आए बाकी चीजों पे करें, क्यों भागते हैं इससे? एक आर्गुमेंट दे देता हूं सर। चीनी बढ़ने की वजह एक्सपोर्ट है। आप चीनी की एक्सपोर्ट आपने अलाउ कर दी क्योंकि ऑब्वियसली चीनी तो आपकी है ना, मियां साहब, मियां शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की फैमिली। मुझे ये बताएं, गन्ने की गन्ना जरदारी साहब की शुगर मिलें हैं, बड़ी मियां साहब की शुगर मिलें हैं। जी मैं बता देता हूं भाई, मुझे बताएं गन्ना कितने रुपए का खरीद रहे हैं आपके सारे इलाके में? क्योंकि किसान जो फ्लोर मिल या जो किसान है उसकी गन्नों को एक्सपोर्ट अलाउ कर दें। आज क्या दे जाने दे, आज हमारे रेट भी बढ़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट में बेनिफिट नजर आता है। ये सिर्फ रमजान की वजह नहीं है, अननेसेसरी जो प्रॉफिट है शुगर की प्राइस बढ़ने की वजह, उसकी किसकी जेब में जाएगा? जाएगा तो मियां नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की। मेरी जेब में तो नहीं जाना, मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं। आप आज गंदम की एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, और यूक्रेन से जो आपने करप्शन करके मंगवाई है गंदम, जो आपने 32 लाख टन मंगवा ली थी, जिससे कोई जरूरत नहीं थी, जिसके स्टॉक आज भी पड़े, आप उनको लोगों कटहरे में ले आए ना। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में गंदम? आप ये कह रहे हैं कि अगर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई है तो गंदम दे दें, जाने दें, हमारे रेट बढ़ जाएंगे। आप बेशक रोटी सस्ती करें, जो करें, लेकिन गंदम का रेट तो बढ़ने दें। और दूसरा, 7 करोड़ लोग पंजाब में जो इस वक्त पूरे किसान, यानी कि जिनकी ज़राअत से अपनी जिंदगी लाइवलीहुड अटैच है, ये जो कह रहे हैं जी 25 करोड़ में बैलेंस करना पड़ता है, इन 7 करोड़ लोगों को तो पहले आप इनकी टूटी बंद कर देना, इनका तो जीना मुहाल कर दें, क्योंकि ये 25 करोड़ में बहुत छोटी है जनाब। इसी वजह से आपकी इकॉनमी चल रही है। आपके पास इस वक्त जो ये जो वो कहते हैं फैमिन नहीं आया, आपके पास स्टारवेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास घर की गंदम है, आपका चावल घर में है। जी तलाल साहब क्या कह रहे हैं आप? मीर साहब गुजारिश ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे को अच्छा कहना ही नहीं है, इनके नसीबों में नहीं है। 14 रुपए की कहते हैं रोटी हो गई है, लेकिन गरीब को खानी नहीं चाहिए जी, ये 25 की ही होनी चाहिए। और मेरे भाई, हमने बैलेंस किया है। ये जो उन्होंने नहीं कहा पड़ी थी, आपकी हुकूमती पॉलिसियों की वजह से करनी पड़ी थी। आपकी हुकूमती पॉलिसियों ने यहां तक पहुंचाया था। और रही बात, अब ये वही पाकिस्तान है ना जिसमें महंगाई ऊपर जा रही थी, आज दुनिया मान रही है कि 4% से नीचे है। इसका फायदा किसको होगा? आम आदमी को होगा ना जी। और उसके बाद रही बात, आप मुझे बताएं रोटी KPK में कितने की है? वहां पे 24 रुपए की क्यों है? वो पाकिस्तान नहीं है? वहां पे आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? वहां चीनी कितने की है? जरा ये भी बता दें। आए कंपैरिजन कर लेते हैं लाहौर और पेशावर का। अब किसी अंडरपास का, ऑरेंज लेन का, मेट्रो का करना है, या चीनी का रोटी की कीमत का करना है? आए करें। आपसे ना रोटी की कीमत नीचे जाती है, ना आपसे ऑरेंज लेन मेट्रो बनती है। आपका आए इस बात पे, क्यों महंगी है रोटी इस वक्त पेशावर में, और क्यों रोटी अच्छा, सस्ती है मैं इस वक्त एक ब्रेक लेता हूं। सिर्फ 50 किलोमीटर का फर्क है। तलाल साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, तो ब्रेक का फायदा उठा के ऑन अब्बास बपी साहब जो हैं वो पेशावर फोन करके चेक कर लेंगे कि रोटी की कीमत क्या है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने सवाल उठाया कि पंजाब में तो रोटी जो है वो 24 रुपये से 14 रुपये की हो गई है। तो उन्होंने ऑन अब्बास साहब से कहा ज़रा चेक करें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की क्या कीमत है, वहाँ पे गंदम की क्या कीमत है। तो बताएं जी बपी साहब। 18 रुपए सर, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। 18 रुपये क्या है? 18 रुपए रोटी 18 रुपए। हाँ, उसकी वजह बता दो। उसकी सिंपल ये 4 नहीं है रुपए। 18। एक सेकंड सर, उसकी वजह बता दो। सारी गंदम पंजाब में पैदा होती है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होती है पेशावर वाली साइड पे। जो हमारा सबसे करीबी डिस्ट्रिक्ट जो पेशावर जो गंदम सप्लाई करता है वो लिया और बखर है। वहां से तकरीबन 450 रुपया मन पीछे कॉस्ट आती है पेशावर सप्लाई की। यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 450 रुपये आप डिवाइड करके देख लें, जितनी रोटी बनती है उसमें से 80 या 85 रोटी बनेगी एक मन में से। अल्टीमेटली 4 रुपए का रोटी का फर्क आएगा, और वो सिंपल सिर्फ उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि पेशावर में अपनी कोई गंदम पैदा नहीं होती। सारी गंदम पंजाब जो प्रोड्यूस करता है वो पेशावर को ट्रेवल करती है इस कॉस्ट की वजह से। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोटी सस्ती करना आपके मकासद में नहीं होना चाहिए। आप किसान मजबूत करें, अपनी इकॉनमी मजबूत करें, लोगों के पास पैसे हो। अगर ये आज किसान का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो फैसलाबाद का किसान शायद चौधरी साहब को कभी जो है ना माफ नहीं करेगा। किसान का मजाक यकीन करें, किसान बर्बाद हो चुका है। मैं लिटरली कसम खाने का, किसान का कख नहीं बचा। ना वो बिजली का बिल दे सकता है, ना हमारी जमीनें, हमारा आम का किसान खत्म हो चुका है। यकीन उससे पूछे, 4000 रुपए हम चावल बेचते थे, आज 2800 रुपए मन चावल लेने को तैयार कोई नहीं। मकई का रेट 2800 रुपए मन हमारे रेट में था, आज 1600 रुपए मकई रोल रही है। कोई एक ऐसी फसल नहीं है जो बच गई हो पंजाब के किसान की, जिसको पंजाब की इनकी माँ, जो हमारी कहते वालदा, जो इनकी पंजाब की माँ है, जो वो कहते उनके शर से बच चुके। पंजाब के किसान को पंजाब की माँ खा के हड़प कर चुकी है। देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ हर। जी तलाल साहब आप क्या कहेंगे इस पर? मीर साहब एक मिनट,
मीर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब के किसान पे आप प्रोग्राम करें। ये मैं अपने डेरे पे पिछले दिनों बैठा था, पीटीआई का एक बड़ा अच्छा भला चौधरी जो कि मेरे साथ वाले गांव में रहता है, वो मिठाई लेकर आया। मैंने पूछा ये किस चीज़ की? कहंदा जी चौई साहब ये ताड़ी स्कीम जी है ना मरियम नवाजी उच्चो मेरा ट्रैक्टर निकलिया वा और मुझे इतना सस्ता मिला है। यहाँ पर ट्यूबवेल के लिए यहाँ पर कितनी सब्सिडी है ट्रैक्टर के लिए, उसके बाद उसकी आपकी मशीनरी के लिए, खाद के लिए, फिर लाइव स्टॉक की कौन सी स्कीम्स हैं। अगर गंदम की कीमत कम हुई है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें किसान को मिली हैं, जरा पता तो करें ना। आज उसका ट्यूबवेल का बिल नहीं आएगा पंजाब में, जब उसका सोलर का ट्यूबवेल जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। आज इसी तरह वो ट्रैक्टर आधी कीमत से भी नीचे वो पंजाब हुकूमत दे रही है। तो इस तरह हमने बैलेंस नहीं किया बल्कि ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पंजाब का किसान खुशहाल होगा तो पंजाब होगा। और हमें ये बड़ा अच्छी तरह पता है। मेरे भाई मेरी बात सुने, दोनों साइडें बयान करें। 7 करोड़ किसान है, आप ट्रैक्टर की तादाद बता दें पूरे पंजाब में कितने ट्रैक्टर नई स्कीम के तहत आ रहे हैं? मेरे ट्रैक्टर और मेरी हर बंदे ने ट्रैक्टर नहीं चलाना होता। मेरी मेरा कमाल करते हैं। 1000 ट्रैक्टर पूरा पंजाब चलाने का सुने जी और साहब आराम ना 1000 में ये 5 साल की स्कीम है। इसमें इंशाल्लाह ताला ट्रैक्टर मशीनरी 100% ट्यूबवेल 100% पंजाब के एक ट्यूबवेल नहीं बचेगा जिसपे सोलर नहीं होगा। 10,000 ट्यूबवेल और 1000 ट्रैक्टर आपको आप 1000 कहते हैं, आपके हर गांव में सबज ट्रैक्टर 5 साल बाद ना नजर। तो हमने ये पूरा प्लान बनाया है और इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट पूरा पाकिस्तान खाएगा। अच्छा, अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इख्तिलाफ राय भी हुआ है, लेकिन ये आम पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं ये उस पर गुफ्तगू हो रही थी कि जी चीनी क्यों महंगी हो गई, गंदम जो है उसकी कीमत कम होने से किसान को क्या नुकसान हुआ है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने आज एक ऐलान किया है, वो बड़ा अहम है, वो भी ज़रा सुन लें। 8 फरवरी योम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं। इस दिन वोट की चोरी की गई। 1971 में भी यही काम किया गया था, वो हमारी तारीख का हिस्सा है और उससे पाकिस्तान टूट गया था। अब जहाँ पर भी हैं आपने भरपूर तरीके से निकलना है और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ इंशाल्लाह और अपना हक लेकर ही दम लेंगे। और नवाज साहब, अब 8 फरवरी को क्या फिर एक दफ़ा फिर सड़कें बंद होने लगी हैं? नहीं, सड़कें तो गवर्नमेंट बंद करेगी, मोटरवे भी बंद करेगी, हाईवेज भी बंद होंगे। आप उस दिन कहीं ट्रैवल ना कीजिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऐलान करना है, बाकी तो इन्होंने बंद करना होता है। लेकिन हम इस दफ़ा सड़कों पे नहीं आएंगे, हम शहरों में एहतजाज करेंगे। और उसकी वजह मीर साहब, जहाँ चोरी होती है एहतजाज वही होता है ना, जिसके घर चोरी हो जाए वो घर के बाहर इकट्ठे होकर वहाँ एहतजाज करते हैं। सो जिस हल्के में चोरी हुई हम वहाँ एहतजाज करेंगे कि जनाब मुझे तो यहाँ 1 लाख वोट पड़ा था, आपने 10,000 कैसे किया, और 10,000 वाले को 1 लाख करके आपने कैसे लाहौर में और इस्लामाबाद भेज दिया। हम चोरी का तरीका भी बताएंगे, चोरी करने वालों के नाम भी बताएंगे और उसके नताइज भी बताएंगे। पाकिस्तान में अगर ये चोरी होती रही तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप हर दफा 4 मतलब एस्टैब्लिशमेंट के जेरे नजर हो जाएं, उनके जेरे साया हो जाएं, आप इलेक्टो के आ जाएंगे सिर्फ। सो इस दफा चोरी को उन हलकों में जाके बावर कराया जाएगा कि जनाब यहां पे हमारी चोरी हुई थी, यहां पे हमें लूटा गया था, हमारा हक यहीं पे हमें। अच्छा तलाल साहब, 8 फरवरी को ये कह रहे हैं जी हम सिर्फ शहरों में एहतजाज करेंगे और ये इनका दावा है कि आपने सड़कें बंद कर देनी है, मोटरवे बंद कर देनी है। प्लीज़ क्या ये पॉसिबल है कि आप सड़कें बंद ना करें, मोटरवे बंद ना करें? मीर साहब, गुजारिश ये है ये एहतजाज एक कानूनी दायरे में करें, ये हमलावर ना हो, ये चढ़ाई ना करें, ये फतह करने की या हुकूमत को या निज़ाम नस्क को ख़त्म करने की, जैम करने की कोशिश ना करें। 100 एहतजाज करें और आप एहतजाज देख लें। ये 15 साल सज़ा हुई है इनके बानी को, कोई चिड़ी ने पर नहीं मारा। चले पंजाब में तो है ही है, यहाँ इनकी जो मकबूलियत का आलम है। केपी में आप देख लें कितने के एहतजाज हुए, कितने कुदर लोग निकले, इनके अपने एमपी एमएलए अपनी लॉजेस से बाहर नहीं निकले। तलाल साहब, आपने कहा चिड़ी ने पर नहीं मारा, लेकिन इमरान खान ने एक ख़त लिखा है और कबूतर के ज़रिए पहुँचा दिया है और अब दावा किया जा रहा है जी खत तो हमें मिला ही नहीं। खत तो लिख रहा है ना, वो चिड़ी ने पर नहीं मारा तो खत तो लिख रहा है ना, कबूतर ने पर मार दिया। मीर साहब, गुजारिश ये है इनसे पूछे ना ये सवाल। कभी कहते हैं अमेरिका से गुलामी से आज़ादी दिलवाएंगे, कभी कहते हैं नहीं अमेरिका हमें छुड़वाएगा फिर निकल के हम पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, कभी कहते हैं कि यही फ़ौज के बारे में ये कहते हैं जी याह्या खान पार्ट 2 पाकिस्तान तोड़ा, हमूदुर रहमान कमीशन, फिर कहते हैं
मेरा फौज मेरी मुल्क। मेरी बात सुने, एक जगह पर खड़े हो जाए ना। अगर आपकी फौज और आपका मुल्क है तो आईएमएफ को खत नहीं लिखते। अच्छा, अगर आपका मुल्क है तो अमेरिका से करारदादें मंजूर नहीं करवाते। अगर आपका मुल्क है, आपकी फौज है, तो उस पे इल्जाम मीर सादक, मीर जाफर वाले नहीं लगाते। और अगर आप ही का है तो फिर पहले एक स्टांस ले लेना, किसी एक जगह खड़े हो जाए। जिस बंदे की मेंटल हालत ये हो कि 1 मिनट में तोला, 1 मिनट में पाशा माशा, यानी कि आप कभी मीर जाफर सादक, कभी मेरा मुल्क मेरी फौज, किस जगह पर आप खड़े हैं ये बता अच्छा, दें। एक सवाल आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में पैदा हो गया। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया है, तो अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है, उसकी वजह से पूरी दुनिया बड़ा जो है वो तशवीश का शिकार हो गई है। और पाकिस्तान जो है यहाँ पे भी बड़ी तशवीश है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमने गज़ा जो है वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल के तो दुनिया भर से दूसरे लोगों को वहाँ पे ला के बसाना है। तो इसका तो फ़ायदा इंडिया भी उठा सकता है। वो भी कल को कहेगा जी कि निकलो कश्मीर से, कश्मीरी निकलें, हम यहाँ पे किसी और को लेके आएंगे। तो ये एक ऐसा मामला है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू तो हमें कर लेनी चाहिए वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ऑन अब्बास बप्पी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, इससे तो पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अभी अल्टीमेटली बता तो वही सकते हैं, ये जो आखिरी स्टेटमेंट किया है जी, गज़ा में से तमाम लोगों को मिस्र भेज दिया जाए या उर्दन भेज दिया जाए और वहाँ पे मैं एक कौन सा रिट्रीव बनाऊंगा, रिजॉर्ट बनाऊंगा। ये बात थोड़ी सी वैसे तो वियर्ड सी लगती है, क्योंकि अचानक से इस तरह की स्टेटमेंट, और इजरायली जो सदर था, जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू साथ खड़े थे, उसको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी ऑफर वहाँ से होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अमरीका जवाब दे सकता। लेकिन क्या एज ए कौम हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने को तैयार है? क्या तलाल चौधरी साहब कहेंगे कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे एज ए मुसलमान होने के नाते? छोड़ देते हैं कि वो ट्रंप है या नहीं है, दुनिया में किसी ने एक मुसलमानों की एक सल्तनत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी है। क्या इस वक्त मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट दे देगी कि जी आपने गलत कहा है, आप नहीं कह सकते एज अ मुसलमान, हम इसकी नहीं, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इसको कहना चाहिए, इसकी मज़म्मत कर दी है। मैं चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए। मैंने वो देखी है, खुद देखी, इतनी कमजोर स्टेटमेंट आई। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा? क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की स्टेटमेंट आनी चाहिए? देखिए, कौमें बनती अपने स्टैंड से हैं, और यकीन करें इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते, सॉलिडेरिटी का इजहार तो कर सकते। एक चीज़ और कह दूं कि अभी चौधरी साहब बार बार फरमा रहे थे कि जनाब मेरी फौज, खान साहब का पहले दिन से स्टेटमेंट कि मेरी फौज और मैं, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं गुजरा। उनकी अगर तनकीद रही है तो ये जो जिनका नाम ले रहे हैं उनकी, वो इश्यूज तो सबके सामने। क्या जनरल बाजवा ने कहा नहीं था कि जी 2019 में उन्हें ख्वाजा आसिफ को बुला के कहा था मैंने इमरान खान को गिराना है? 2022 में उनकी मीटिंग मौलाना फजल रहमान इजहार नहीं कर चुके कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इमरान खान क्यों? सो हमने सर्टन लोगों पर तनकीद जरूर की है। फौज हमेशा हमारी थी और हमारी रहेगी, उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बाकी अब ये अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती है जी कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये जो ऑन अब्बास साहब ने कहा है कि जो ट्रंप के बयानात हैं, इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को ट्रंप का नाम लेके उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मीर साहब, अगर आप फ़लस्तीन वाला मामला देखें तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम लीडर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बात की है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और अपने मुख्तलिफ जगह पर ख़ताबात में, तो वो शहबाज शरीफ थे। उन्होंने फ़लस्तीन की बात हर जगह, वो सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो यूएन में थी, वो आपके बाकी फ्रांस या कई बड़ी ममालिक में जो कॉन्फ्रेंस थी, और अब जब वो यूएन गए तो उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद जिस भरपूर अंदाज में उन्होंने फ़लस्तीन का हमेशा से केस लड़ा है, और हम समझते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, हम में कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमेशा आवाज़ उठाई है, अपना हक अदा करने की कोशिश की है, बिल्कुल आइंदा भी करेंगे। ये आज स्टेटमेंट जो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आई है, ये वज़ीर आज़म का ही मौक़िफ़ है, ये हुकूमत का ही मौक़िफ़ है। अच्छा, तो अगर वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आप भी मजम्मत कर रहे हैं, तो क्या मैं ये तासुर लेने में हक बजानिब हूँ कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो फ़लस्तीनियों की हमायत में
मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। एज अ मुसलमान होने के नाते कौन इसे इनकार कर सकता है? वो इतनी गोलियां खा रहे हैं, बेचारे शहीद हो रहे हैं, हम यहाँ बैठ के एक स्टेटमेंट देने पे क्या इख्तिलाफ कर सकते हैं उनकी ज़ात के लिए? तलाल चौधरी साहब, मैं ये तासुर ले लूँ फिर कि आप दोनों इकट्ठे हैं, फ़लस्तीनियों के पीछे खड़े हैं आप? देखिए बिल्कुल हम तो यही इन्हें ऑफर करते हैं कि आए जो मुश्तरका मामलात हैं। और आपने इनको ऑफर नहीं करना, आपने इनको ऑफर नहीं करना, आप दोनों ने मिल के फ़लस्तीनियों को ऑफर करना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, फलस्तीन के डॉक्टर्स पाकिस्तान में आए, यहां पर पढ़ने, उनको इमदाद वजीर आजम की तरफ से गई, और जितने फोरम्स पे उनकी हैं आए, एज ए पाकिस्तान के वजीर आजम पे फख्र करना चाहिए कि हमने बात भी की है और उनके साथ जितना हो सके खड़ा भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज बप्पी साहब। और अपोजिशन आपस में इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिस पे इनको एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा इशू है? वो है मौसमियाती तब्दीली, महंगाई, दहशतगर्दी। और पाकिस्तान से बाहर कौन सा इशू है? फ़लस्तीन का मसला। फ़िलहाल तो फ़लस्तीन का मसला बहुत ही अहम हो गया, इस पर इनको एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।